हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे जानना चाहेंगे कि ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं है। जल्दी से एक बारी मुझे कंफर्म करो, फिर स्टार्ट करते हैं। अंतिमा, दुर्गा, रुचि, प्रियंका। हाँ, मनोविज्ञान के क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, लेकिन तब तक प्रियंका वेबसाइट से जो फ्री पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके पढ़ो। अंजलि, थैंक यू बेटा, 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू बेटा। माधव, संध्या, रीता, किरण, प्रतिमा, विशाली, अनु, मीना, जल्दी से बताओ ऑडियो विजुअल क्लियर है? सब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? साक्षी, कंफर्म करो बेटा जल्दी से। नेहा, प्रशांत, रायमणि, एक बार बताइए ऑडियो विजुअल क्लियर है? स्टार्ट करें? चलो ठीक, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखो बेटा, पहला क्वेश्चन। यहाँ इस समय जो आपका जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, उसको देख के समझ में आ रहा है कि आपके कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है, इफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन। आंसर करिए। राधे राधे संदीप, गुड़िया, लाइफ स्टाइल, राम राम बेटा, जल्दी करो बेटा। क्लियर है? बबीता, जल्दी से सब लोग आंसर करो, क्योंकि कल भी एग्जाम है 11 जुलाई का। तो कोशिश कर रहे हैं कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दें जो आप लोग थोड़ा सा 1-1.5 घंटे में आप लोग पढ़ लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, तो फोकस करो क्वेश्चन पे। टाइम स्टार्ट अब। पिंकी, आंसर करो। गुड इवनिंग पूजा। दिनेश, बैक करके फिर से एक बार स्टार्ट करो, प्रॉपर दिखेगा। लिखित संचार की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? अर्चना, सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो इस समय, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में क्वेश्चन को रीड करो। एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, जो लिखने की चीज है, रिटन कम्युनिकेशन की बात हुई है। देखो बेटा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी, डी और एफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी लिखने के बाद उसका संपादन कैसा हो रहा है, वाक्यों में संक्षिप्तता कितनी है और शब्दों का कैसा प्रभाव है या कैसा उपयोग किया गया है। सी, डी और एफ होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी मतलब एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी ब्रेविटी इन सेंटेंसेस और ऑप्शन नंबर एफ इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। यहां पर आपका ये क्वेश्चन है आपके कम्युनिकेशन से। दूसरा, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, कभी कभी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। दूसरा दे सकते हैं कि लैटिन शब्द से बना है आपका कम्युनिस्ट, है ना, तो क्या मतलब होता है उसका, तो आपको ये पता होगा तो आराम से आंसर कर लोगे। चलो आगे देखते हैं। प्रभावी लिखित संचार के 5 CS हैं। 5 CS के बारे में कल भी बताया था। लिखित संचार की प्रभावशीलता, कार्यकुशलता 3 कारक सामग्री, संदर्भ और रिसीवर पर निर्भर करती है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। 5 CS कौन से हैं? जुड़ाव, स्पष्टता, कारण, अभी आपको इंग्लिश में भी दिखा देंगे तो अच्छे से समझ लेना। पढ़ते चलो। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता यानी कि अपने मेन पॉइंट पर रहना, इधर उधर नहीं घूमना। शुद्धता, कंफ्यूजन पॉइंट हो सकती है इसमें लंबी प्रस्तुति, जटिल वाक्य संरचना, कड़े शब्दों का प्रयोग। Communication, Latin word communicate means to share and another Latin word communis means common. From the definition of Oxford Dictionary, communication is a transfer of conveying of meaning. यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कम्युनिकेशन को क्या कहा गया है। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन। कम्युनिकेशन को 2 तरीके में बताया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल में। वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर आप कोई चीज वर्ड के थ्रू बोलते हो,
शब्दों में जब अपनी बात को बयां करते हो तो वो होता है वर्बल। जब आप वर्डलेस कम्युनिकेशन को यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ सब लोग, जल्दी बताइए, वर्बल और नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा। अभी रुचि पहला क्वेश्चन हुआ बेटा। शाइस्ता बैक करके एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करो। वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल में क्या आएगा, साइन और सिंबल आएंगे नॉन वर्बल में। वर्बल में होता है मेन कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज आती है नॉन वर्बल में, यानी जो चीज आप बोल के नहीं बता सकते वो किस में आ जाएगा, नॉन वर्बल में। रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को पत्र लिखते हो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, गैर मौखिक लिखित पार्श्व भाषा, बिल्कुल सही। ध्यान रखना ये चीज। एफिशिएंसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो आपका रिटन कम्युनिकेशन है किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है या किन चीजों का उस पर असर पड़ता है, तो वो है कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड रिसीवर। ये वाला क्वेश्चन आपका 2019 में आया था और 2020 में भी यहां से आया था, जहां पे आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछा गया था। तो ये जो टॉपिक है इसको भी आपने पढ़ना है। अगर आपसे 5C पूछे जाएं ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, सबसे पहले कनेक्शन, गुड रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। ठीक है, कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो चीज वो लिख रहा है वो जो रीडर है उसके भी मतलब की होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉज किस वजह से लिख रहा है, कौन सा रीजन है। कंसाइसनेस, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। करेक्टनेस होनी चाहिए, यानी कि उसमें ऐसा ना हो कि गलत तरीके से लिखी गई हो, गलत ग्रामर यूज की गई हो। लेंदी प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये नहीं आता है इसमें, लेकिन इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से, आंसर करो। हेलो दिव्या, जामना, सुधीर, राधा, आंसर करो बेटा। कल के एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कल के एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आने वाले है। गुड इवनिंग बेटा, आंसर करो। इनमें से क्या मौखिक संचार का एक प्रभावी रूप माना जाता है, आंसर करो पूनम बेटा जल्दी से। कल के जो क्वेश्चन है 11 तारीख और 12 तारीख, इवन आपके जो अगस्त में एग्जाम होंगे जिसकी बहुत जल्दी डेट आएगी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मौखिक संचार का प्रभावी रूप बेटा आपका स्टोरी टेलिंग नहीं होएगा, कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। जब आप किसी को कहानी सुनाते हो, मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा रूप है ये। ठीक है, बाकी ये आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगी, पढ़ लेना क्योंकि टाइम बचा नहीं है। शिक्षण की ऑफलाइन पद्धति मौखिक संचार का एक अच्छा उदाहरण भी है। अगर देखा जाए जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, अगर आपसे कहा जाए या अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का मौखिक संचार है। ठीक है, आगे देखो जरा सा। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, इसका उपयोग अनुभवों को साझा और व्याख्या करने में किया जाता है। यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आता है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी चीजें आता है। क्या हुआ, क्लियर नहीं आ रहा है क्या? 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट होल्ड करो जरा। अभी देखो जरा, अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है। चलो ठीक है,
इनमें से आपको मोनोलॉग क्या चीज होती है, इसमें एक पात्र जब दूसरे से बात करता है, मोनोलॉग। पढ़ लेना पीडीएफ फिर अच्छे से। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, ओरल, रिटन। रियल टाइम में जो चीज होती है उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में कह सकते हैं। ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखते जाओ, पढ़ते जाओ। स्टोरी टेलिंग। Storytelling, it is sharing and interpreting experience. Sloganeering, the employment or invention of slogan. Use of high pitch of voice. Pitch means speaking in a high, low or natural voice. Monologues, it involve one character to another. ठीक है, आगे देखते जाओ। इनसे आएगा, मोनोलॉग भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आंसर करो। जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कल एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, टाइम बचा नहीं है, तो जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन को पढ़ लो, मच बेटर रहेगा। शिक्षण में प्रयुक्त एक मौखिक संचार तकनीक कौन सी है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आवाज और स्वर की गति में परिवर्तन। क्या होगा? आवाज और स्वर की गति में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 2, वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन अ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड इन टीचिंग इज। यानी कभी आपकी जो आवाज की स्पीड है, टीचिंग में अगर हम बात करें तो कभी हमें कोई बात को हाईलाइट करना होता है तो क्या करते हैं, हम वॉइस को हाई नोट पे ले जाते हैं। ठीक है, परसों है ना, अगर हमें मान लीजिए कोई बात समझानी है तो हम क्या करेंगे, हाई पिच पे ले जाएंगे, यानी उसको ज्यादा जोर देकर समझाएंगे। तो वहां पे टीचिंग की अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ वॉइस और टोन बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलो इसको समझो जरा आगे। ये पूरा एक बार पीडीएफ आपको थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर मुश्किल से लगेगी, पढ़ लेना सब लोग। अशाब्दिक में क्या क्या आता है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं करा रही हूं, टाइम है नहीं एग्जाम के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीच और उसके ऑब्जेक्टिव, इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, आंसर करिए। अमोल आंसर करो बेटा। सब लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जहां पर पीडीएफ लगाई हुई है। सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट को, बार बार सबका क्वेश्चन होता है कि मेरा एग्जाम कब होगा, अपने अपने सब्जेक्ट कोड के हिसाब से चेक किया करो और सब्जेक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। कई लोगों का कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, इसलिए फोकस करो तुम लोग। तुम लोगों का जिनका अगस्त में है उनको लग रहा है कि आसान पेपर आएगा तो टफ आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से चीजों को समझते हुए चलो। प्रियंका करवाती हूँ बेटा, जल्दी करिए। अकादमिक भाषण, विपणन भाषण और राजनीतिक भाषण, इसमें आपको बताना है कौन सा है, मैच कराना है। बारह जुलाई ना, वही तो मैं कह रही हूँ, टाइम बचा नहीं, अब जरूरी थोड़ी ना कल मैं यही पढ़ाऊंगी।
दीपिका आंसर करो बेटा। इसलिए जो जो चीज जहां पर है, जो चीज डेली बेसिस पे हो रही है उसको कंटिन्यू रखो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गई तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 होगा। रात के खाने के बाद क्या होता है, मनोरंजन के लिए जरूरी नहीं कि जानकारी पूर्ण हो। भाषण जो होता है, मान लीजिए रात का खाना खा लिया, उसके बाद में क्या कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेटिव हो, मजाक में भी कर सकते हो। एकेडमिक भाषण कैसा होता है, सूचित करने के लिए होता है। विपणन यानी जहां पर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हो, तो अगर मान लीजिए सेल में है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी चीजों को परचेस करे। राजनीतिक भाषण कैसा होता है, प्रेरित या मनाने वाला। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन कम्युनिकेशन के मैचिंग में आएंगे। यस, अगस्त वालों को कठिन करेंगे, इसीलिए अभी से ही देखते चलो। रोजी आंसर करो बेटा। इस तरीके के बीच बीच में आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी ये सब पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। पूजा, प्रियंका, काजल आंसर करो बेटा जल्दी से। चंद्रिका, यह उम्मीद ना करें कि आपके दिमाग में सब कुछ हाथ से पहले ही दबा हुआ है, ये इस संदर्भ में बहुत हद तक सही है। Do not expect to have everything buttoned up in your mind beforehand. This is very much true in the context of दक्ष आंसर करो बेटा। राजमुनि, आरती आंसर करो। 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, क्योंकि अब एग्जाम आने में टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियस होके अभी थोड़ा देख लो। ये उम्मीद ना करे, किसमें आएगा, साक्षात्कार आयोजित करने में, कि आपके दिमाग में जो सब कुछ है वो आपके हाथ से पहले ही दबा हुआ है। किसमें आएगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आएगा। पहले से कोई भी चीज तय नहीं होती है उसमें। ऑप्शन नंबर, अनु एक बार बैक करो या 360 पे वीडियो की क्वालिटी करके देखो, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा है। कंडक्टिंग ऑन इंटरव्यू आएगा ये चीज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग यहां पर पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस पीडीएफ में। आर्टिकल राइटिंग, डिलीवरी ऑफ स्पीच, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सब पढ़ लेना। 5 से 10 मिनट लगेंगे मात्र इसको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके दिव्या, मैं कराती हूँ। कब है तुम्हारा एग्जाम? संदीप, कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब है कुछ सेटिंग का इश्यू है। क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। सरिता आंसर करो बेटा। तैमूर आंसर करो बेटा। मौखिक डेटा के स्रोत कौन से हैं? वर्बल। वर्बल डेटा के सोर्स कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी अर्ध संरचित साक्षात्कार, सी कथा साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी फोकस समूह। ट्रैफिक सिग्नल क्या है? साइन है। और अगर हम शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा आपका?
सिग्नल यानी साइन नॉन वर्बल में जाएगा, सॉरी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। बाकी नरेटिव इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, सेम स्ट्रक्चर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अर्ध संरचित क्या होता है? पहली बात, गुणात्मक ओपन एंडेड डेटा एकत्र करने के लिए अर्ध संरचित साक्षात्कार का यूज किया जाता है, विशेष रूप से विचारों, भावनाओं और विश्वास का पता लगाने के लिए। कथा साक्षात्कार ये कब यूज होता है? फोकस ग्रुप कब यूज होता है? जब प्रतिवादी दोनों की जीवन कहानियों से निकलते हैं, स्थिति जन्य संदर्भ की तरह, है ना। इसमें कथात्मक यानी नेचुरल सी बात है, कोई स्टोरी से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी लेते हो। फोकस ग्रुप देखा, ट्रैफिक सिग्नल, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इफेक्टिव मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, टू कलेक्ट क्वालिटेटिव ओपन एंडेड डेटा, to explore participant feeling, belief and particular topic. Narrative interviews, the narrative interviews are characterized as an unstructured tool in depth with specific features which emerge for the life story of both the respondent and cross examine the situational context. मान लीजिए किसी के बारे में हमें पता लगाना है, तो हमें क्या करना है, किसी की लाइफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नरेटिव इंटरव्यूज का यूज करेंगे। सरिता वो भी बताती हूँ बेटा। फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप जहां पर सोशल इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी जो इस पीडीएफ में है वो भी देख लो। 6 थिंकिंग हेड अभी रिसेंटली पढ़ाया है मैंने, आंसर करो। हेलो दीपिका, आंसर करो बेटा। अभी 6 थिंकिंग हेड रिसेंटली मैंने करवाया है। अंगूर बेल संचार शब्द का क्या अर्थ है? ग्रेप वाइन। परेशान नहीं हो सरिता, सब चीजें क्लियर होती जाएंगी आराम से। आंसर करो, जो अभी टॉपिक है उसको देखो। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संचार। इनफॉर्मल आपका संचार होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संचार, ठीक है। ग्रेप वाइन मतलब बेतुकी बातें जहां पर आ जाएंगी। औपचारिक जहां पे आपको बकायदा, जैसे ऑफिस वगैरह है जहां पे आपको पता है अपनी हर एक चीज को जो कम्युनिकेट करना है बहुत ही साध के करना है ना। क्या होता है, ऑफिस एटमॉस्फेयर किस तरीके का होता है आपका? फॉर्मल टाइप का होता है, जहां बकायदा आपको जो भी बात कहनी है उसको सोच समझ के बोलना है। अनौपचारिक हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, ये क्या हो गया, जैसे नॉर्मल से जैसे लोग बात करते हैं, है ना, उसके लिए हम कह सकते हैं अनौपचारिक बात। चलो आगे देखो। इसके प्रकार भी हैं कई तरीके के। सिंगल थ्रेड हो गया, गप मारना, संभावना, झुंड बना के बात करना, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कौन से हैं? 4 टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन है, सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। यहां पर ध्यान से देखते जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
अशाब्दिक संचार के साधन इनमें से कौन से हैं? अशाब्दिक संचार के इसमें से कौन से साधन हैं? राजमुनि एक बारी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो बेटा। अब देखो इसका सही आंसर, अशाब्दिक संचार ऑप्शन नंबर 2 बी, सी और डी इसका सही आंसर है। अशाब्दिक जहां पे बोला ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी यानी समय की भाषा, सांकेतिक भाषा। ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष की भाषा। जबकि रिटन कम्युनिकेशन को भी एक तरीके का मौखिक संचार कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने रिटन कम्युनिकेशन को यहां पे टिक नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, कौन कौन सा? टाइम लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी साइन लैंग्वेज और ऑप्शन नंबर डी स्पेस लैंग्वेज। किस में आएगा? नॉन वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में जहां पे आपके एक्सप्रेशन आ जाए, हाव भाव आ जाए, बॉडी लैंग्वेज आ जाए, किसी दिए गए स्थान में हम विशिष्ट संदर्भ में कैसे बातचीत करते हैं, इसे प्रॉक्सिमिक्स के रूप में जाना जाता है। अशाब्दिक संचार के समय के उपयोग के अध्ययन को कालक्रम के रूप में जाना जाता है। Encoding and decoding are both conscious and unconscious process in non-verbal communication. In message of signal through a non-verbal platform as a eye contact, facial expression, gesture, posture and body language. Non-verbal की बात हो रही है यहाँ पे। Time can be effective instrument for structuring the communication process. Chronomics is punctuality, willingness to wait and interaction, all aspect of time perception. Visual clues from the hand, eyes, face, ये तो आपको पता ही है। Linguistics साइन लैंग्वेज में आ गया है ना। ये सब चीजें मैंने पहले सब पढ़ा रखी है। प्रॉक्सिमिक्स क्या है, क्रोनोमिक्स क्या है? प्रॉक्सिमिक्स आपसे कभी कभी पूछा जाता है। The study how we interact in a specific context in a given space is known as proxemics. The study of non-verbal communication use of time is chronomics. Question number 9. दोनों ही लैंग्वेज में होगा क्वेश्चन, पेपर 1 और 2 दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश में आएगा। रोजी अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा है, इट मीन्स कि बच्चे थोड़ा सा कहीं सेटिंग का इशू है। दोनों ही पेपर एक साथ होंगे, नो गैप बिटवीन बोथ ऑफ द पेपर, कोई भी गैप नहीं मिलेगा पेपर 1 या पेपर 2 में। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रतिक्रियाएं देखो, सुनो और प्रदर्शन के माध्यम से जो व्यक्त की जाती हैं वो क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया, रिएक्शंस। गैर मौखिक में आएगा। रिएक्शंस किस में आएंगे? गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल में आएंगे। किस किस ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का? निवेदिता वेरी गुड बेटा, 9 का 1 ऑप्शन सही है और बाकी, ओहो, एक साहा ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी सारे के सारे गलत। पारुल का सही है। पूरी टीम ऑल आउट हो गई भाई, क्या बात है। अभी अभी आपको कहा था रिएक्शन किस में आएगा? जब कोई चीज हम वर्ड के थ्रू किसी को बताएंगे तो वो होगी हमारी वर्बल में। जब हम किसी भी तरीके का वर्ड नहीं यूज करेंगे, अगर हम साइन लैंग्वेज आप यूज करेंगे, बॉडी जेस्चर यूज करेंगे, वो नॉन वर्बल में आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा किसी प्रतिक्रियाएं,
प्रतिक्रियाओं का मतलब है रिएक्शंस। रिएक्शन किसमें हम करेंगे? नॉन वर्बल में करेंगे, ठीक है ना। गैर मौखिक में ही सब चीजें आती हैं, यहीं पर हम लोग थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो जरा। गुड इवनिंग साहब, मैंने भी सबसे पहले किया। वैशाली, तुमने पहले किया, चलो वेरी गुड। यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ो जरा। पारुल इसमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं प्रज्ञा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अगर ये नहीं दिख रहा है तो बता दो जरा। समूह संचार किसे कहते हैं? निवेदिता देखो फोकस्ड है, वैशाली फोकस्ड है, ये लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, तुम लोग भी क्वेश्चन को देखने पे फोकस करो। ऐसा करो ना, थोड़ा सा फोन को वो लैंडस्केप पे ले जाओ, यानी घुमा लो फोन को, और उसके बाद बैक करो अपना वीडियो। बैक करने के बाद दोबारा फिर से जो रेड लाइन आ रही है उससे फिर से स्टार्ट करो, प्रॉपर दिखेगा, सब सब दिखेगा। जो ऐसे करके रेड लाइन दिख रही होगी आपके वीडियो में, उसको पीछे ले जाओ एक बार, जहां देखो वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर आ रही है वहीं से स्टार्ट कर दो, फिर से आगे ले जाओ। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, पढ़ लेना एक बार इसको। अंतरवैयक्तिक संचार को आत्मचर्चा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें केवल एक व्यक्ति होता है। पारस्परिक या दो से अधिक व्यक्तियों में सूचना का आदान प्रदान, जैसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में किसी सहकर्मी से कॉफी पर बात करना, या फिर किसी मित्र को पत्र लिखना। समूह जनसंचार जहां पे जैसे मान लीजिए 5 से 6 लोग हैं ग्रुप में, ग्रुप का क्या मतलब होता है, 4 से ज्यादा लोग होने चाहिए। जनसंचार जैसे कि आप एक बंदा अपनी जो है बात को, जैसे मेरे को अगर मान लीजिए कोई चीज परचेस करनी है या मुझे कोई चीज सेल करनी है, तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐड किया, तो मैंने एक ऐड किया, लेकिन वो न्यूज़पेपर कहाँ तक गया, पूरे इंडिया में फैल गया या हमारे पूरे यूपी में फैल गया। तो वो क्या होगा, जब हमारा एक बंदा कोई बात कर रहा है और वो सब जगह तक जा रही है आपकी बात, तो वो किस में आएगा, जनसंचार में आएगा, ठीक है। लैंडस्केप पे देख लो बेटा, जिसको भी क्लियर नहीं दिख रहा है बैक कर लो एक बार रेड लाइट को, फिर से देखो। चलो आगे देखो, ये यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जल्दी से देखो, दिख रहा है ना, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलो जल्दी जल्दी आगे देखो। ग्रुप मास कम्युनिकेशन, ओ हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तो बोल ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, सॉल्व करो इसको, यहां से क्वेश्चन आ रहा है आपका। डेसिमल इक्वलेंट टू, हाँ पीजीटी में भी हेल्पफुल होगा बेटा। डेसिमल टू बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल। हरी गुड इवनिंग बेटा, आंसर करो। ये क्वेश्चन डेसिमल टू, पाटिल आंसर करो बेटा। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है एग्जाम में। चलो देखो इसका सही आंसर कैसे निकालना था। यहां पर एक संख्या दी हुई है, उनको कहा क्या गया है, कन्वर्ट करना इसको,
कैसे कन्वर्ट करना था, जैसे कि आपको पता था कि यहाँ पर 1 लिखा है, 1 0 1 1 0 0 1 बताया था, ये वाला करवाया था। फिर आपको बस सिर्फ इतना करना है, मल्टीप्लिकेशन सेम जो है आपके डिजिट का करना है, 2 0 2 1 2 2, ठीक है। और इसको करने के बाद आपस में इन ये जो डिजिट्स है इनको जोड़ देना है, 155 कितना आंसर होगा? द डेसिमल इक्विवेलेंट इज 28। 28 बिल्कुल सही है। जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कितना आंसर आएगा आपका? 28 आएगा। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन यहां से आ गया, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इतना। यहां से क्वेश्चन आ रहा है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। सॉल्व करो बेटा सब लोग, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन। अभी सॉल्यूशन भी बताएंगे इसका कैसे क्या है, लेकिन ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कराई हुई हैं, तो तुम लोग ट्राई मारो कि अगर मान लो कल के एग्जाम में आ गए तो कैसे सॉल्व करोगे। और जिसको फिर भी नहीं समझ में आए, टेलीग्राम पर सब लोग अपना अपना बताना कि मेरे को बाइनरी टू डेसिमल नहीं आता है। आर के 28 सही है बेटा। अभी देखो इसका आंसर, जिसको भी नहीं आता है कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे डिस्कस करना और वहां पे प्रॉपर इस चीज को बताया जाएगा। 93 कितना आएगा? 93 95 कैसे? कुलेश्वर नहीं आता ना। अगर हमें संख्या दी हुई है, मान लो इन्होंने 1 0 1 1 1 0 1, क्या करना है, ये जो मान लीजिए बाइनरी का मतलब होता है हमारा बेस है 2, बाइनरी का क्या बेस होता है 2, डेसिमल का बेस कितना है 10, सॉरी नीचे लिखना है 10, ठीक है। अब इन्होंने कहा इसको कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे यहां से 1 लिया, ठीक है, तो सबसे पहले 1 इंटू 2 की पावर 0 कर देंगे। यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर 2 की पावर 0 है तो ये कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा, ठीक है। 0 दिया हुआ है तो 0 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? जल्दी बताओ भाई। 0 इंटू कितना कर देंगे? 2 की पावर 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? सेम ऐसे ही ये पूरा प्रोसेस चलेगा। रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये प्रोसेस को जब तक नहीं समझोगे ना एकदम से कुछ नहीं आएगा। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 437। एलसीएम से होगा बाइनरी, बहुत ही अच्छे से समझाया था। अब इसका एलसीएम लो, जब हमें निकालना हो, डेसिमल नंबर लिखा है, अभी क्या था बेटा? अभी बाइनरी नंबर, अभी ये लिखा है ना बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन सा है? ये इन्होंने कहा इसको अब आप कन्वर्ट करिए किसमें? बाइनरी में। 2 का बेस लिखा हुआ है ना, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करिए। क्या करेंगे? 437 का एलसीएम ले लीजिए तुरंत। जिसको याद नहीं है अभी भी टाइम है, डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन आ रहा है भाई। शिफ्ट 1 में भी आया है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल शिफ्ट 2 में भी आया है। अब आप लोग देख लो, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बड़ा गड़बड़ मैटर हो जाएगा। 437 निकालो जरा जल्दी से। चलो देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1, कैसे? बाइनरी का बेस कितना था?
ऐसे कहा था एलसीएम लेने के लिए, यानी 437 है। बाइनरी का डिजिट क्या होती है, बेस क्या होता है? बाइनरी का बेटा जो बेस होता है वो 2 लिखा होता है, जो डेसिमल का होता है वो 10 लिखा होता है। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बताना जरा, ऑक्टल का बताओ जरा जल्दी से। हेक्सा और ऑक्टल का कितना होता है? पारुल 8 होता है ऑक्टल का। ऑक्टल का हो गया 8। हेक्सा का कितना हुआ? हेक्सा का, वेरी गुड निवी, 16। हेक्साडेसिमल की डिजिट कितनी होती है? हेक्सा की 16। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर डिजिट होती है या पूरा जो बेस होता है वो कितना होता है? अल्फाबेट, और उसमें कितने नंबर्स होते हैं हेक्सा में? ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट होते हैं, और उसके आगे क्या होता है? 6 अल्फाबेट। 0 से 9 और ए से एफ, वेरी गुड जामना। 0 से 9 और ए से एफ टोटल, यानी रोजी 9 में जो कुछ शिफ्ट का क्या मतलब, कुछ सेंटर में जिसमें इशू आ रहा था उनका पेपर पोस्टपोन हुआ है केवल। कुछ शब्द और उनकी भी डिटेल दी हुई है, सबका नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, पहले आपको बेस पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, तो आपको यही मेथड लगाना है, यानी 437 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 218। कितना आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 1। सेम ऐसे ही करते जाओगे डिवाइड, जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। 1 आएगा, उसके बाद यहां से आपको इतना ऊपर लेकर जाना है कैलकुलेट करने के लिए, यानी 110110101। ये आंसर आएगा अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अरे पता नहीं चला उन लोगों को क्लास हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। अब आंसर करो जरा। मीना, किसने कहा ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं? कल वाले जो अभी 9 तारीख वाला एग्जाम हुआ है, कल वाले में डेसिमल टू बाइनरी क्वेश्चन आया है। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल 2021 में आया है, 2020 में आया है। नमस्ते गीता, आंसर करो बेटा जल्दी से, 15 सेकंड बचे हैं। अभी लेटेस्ट 9 जुलाई में आया भाई, 9 जुलाई में आया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है जल्दी से बेटा कर दो। आरती गुड इवनिंग बेटा, आंसर करो। कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? डेसिमल नंबर कितने होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। 0 से लेके 9 तक, यहां ये नहीं है कि 1 से 10 तक आप काउंट करके बताओ। अगर मान लो आ जाए तो डेसिमल नंबर आपको बताने हैं 0 से लेके 9 तक। बाइनरी नंबर 0 और 1 यानी कि 2 डिजिट। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्शन होगा? 1011 लिखा है, इन्होंने कहा बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब बाइनरी का जो बेस है वो कितना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बाइनरी का जो कोड है या बेस है वो कितना है? वो बेस है आपका 2। शिखा आंसर देखना, 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे पहले तो 2 लिख दो। कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो 4 बार लिख लो। उसके बाद में सबसे पहले इसका पावर 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्योंकि बेस यहां पर किसका है? आपके बाइनरी का है। अगर आपके ऑक्टल का क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑक्टल का पावर लग जाएगा।
ऑक्टल का पावर लग जाएगा। अगर हेक्सा पूछा जाएगा तो हेक्सा का पावर लग जाएगा। हेक्सा की बेस मालूम होनी चाहिए, यही मैं आपसे कह रही हूं बार बार, ठीक है। उसके बाद में आगे आपने किसको काउंट करना है, मान लीजिए 2 की पावर 1 दिया हुआ है, इनटू कर देना है 1 प्लस, यही किया है ना इन्होंने, प्लस 0.2, 1 इंटू 2 यानी 1 यहां आ गया, 0 यहां आ गया, तीसरा 1 यहां पे आ गया और चौथा 1 कहां आ गया, यहां पे आ गया। और पावर 2 की पावर चल रही है कंटिन्यू। जो भी आपका आंसर आएगा, जैसे 2 की पावर अगर 1 की बात करें तो वो 1 ही आएगा। 2 की पावर अगर 1 में काउंट करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। 0 से करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। और 2 की पावर यहां पर 8 कैसे आया, 2 की पावर लिखी है 3, इंटू करा है 1, 2 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8। इन तीनों को जोड़ दो, 8 9 10 और 11, आंसर कितना आया, 11 की पावर 10 हो गया, यानी डेसिमल आ गया यहाँ पे। हाँ, 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पे, 0 से नहीं, 0 से नहीं बेटा, पावर इसको देखो, फिर से देख लो एक बार यार, यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट रुकना जरा सा, पहले आपको बेस पता होना चाहिए। बेस पता होने के बाद यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे जैसे 1 लिखा है ना, पहले यहां पर एक 1 लिख दो, 0 लिख दो यहां पे, तीसरा 1 यहां पे लिख दो, और लास्ट का चौथा जो 1 है, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहली 2 की पावर 0, पहले 2 की पावर 0, यानी यहां का जो भी आपका आंसर होगा, पहला आंसर आपका 1 ही आएगा, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। दूसरी 2 की पावर दी हुई है 1, यानी 2 एकम 2, 2 की पावर 0 का मतलब है 0 ही है, 2 का पावर मतलब 1, ठीक है। इधर 2 का 2 दिया हुआ है लेकिन 0 दिया हुआ है, यानी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। पावर 0 से स्टार्ट करनी है, जो 2 की पावर लगी है उसको 0 से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बेटा। डेसिमल टू बाइनरी, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल करना है तो आपको ये मेथड यूज करना है, अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है तो सीधा एलसीएम ले लेना, बस। चलो एक क्वेश्चन यहां देखो, यहां तक आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आंसर करो इस क्वेश्चन का, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। पावर को शिखा 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर, जैसे बाइनरी का बेस 2 है तो 2 की पावर 0। समझ में आ गया, कल के एग्जाम में आ जाएगा तो भूल मत जाना। चलो असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन करो जल्दी से, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, असर्शन रीजन पढ़ो जल्दी से, फंडामेंटल और अप्लाइड। अभी हिंदी में दिखा रही हूं गीता। आंसर करो। मीना सीखो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी सी अगर आपको इसकी ट्रिक आ जाएगी तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। जल्दी करो, 16 सेकंड रह गए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो जरा। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड की बात हो रही है, और किसकी हो रही है, फंडामेंटल की। देखो इसका सही आंसर यहां से आएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही हैं। यहां पर ये क्वेश्चन दोनों ही सही हैं, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना।
क्या देख लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना, ये पूरी पीडीएफ में दे दूंगी आप लोगों को, जल्दी जल्दी करा दे। व्यवहारिक अनुसंधान जो आपके व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। अप्लाइड रिसर्च का एक एग्जांपल दे सकते हो, कौन सा है? अप्लाइड में कौन सा रिसर्च आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्लाइड में। दिव्या दिख नहीं रहा बेटा? एक्शन रिसर्च किस में आता है, फंडामेंटल में या आपके अप्लाइड में? एक्शन रिसर्च आरती साइट पे चेक करो बेटा, सारे के सारे पीडीएफ हैं, इवन 2021 के आपके वो भी पीडीएफ मिल जाएंगे, चेक करो सब लोग। अप्लाइड, वेरी गुड, क्योंकि एक्शन रिसर्च क्या है, व्यवहारिक में आएगा, तुरंत समाधान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत चीजें हैं अभी। आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर करो। वैज्ञानिक अनुसंधान का किसी भी घटना की व्याख्या करने का अंतिम लक्ष्य कौन सा होता है? जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी जिनके पूछे जाने के पूरे पूरे चांस होंगे। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। सही आंसर है लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, इसको पढ़ लेना सब लोग। रोजर शेपर्ड के द्वारा प्रतिपादित अनुभूति का सिद्धांत है ये। ठीक है, इसको पढ़ लेना सब लोग। सशर्त कानून कौन सा है? लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन, कंडीशनल लॉ, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? कई लोगों के पास नोट्स नहीं होते हैं तो वो इसको कंप्लीटली पढ़ नहीं पाते हैं, बट यहाँ पे ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको पता लगेगा इवैल्यूएटिव रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है। पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि विदाउट आप पढ़े इसको कर नहीं सकते। एक्शन रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड क्या है, मौलिक शोध, मूल्यांकन शोध, क्रियात्मक शोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर करो। अभी धीरे धीरे जब ये चीजें सॉल्व करते जाओगे ना तो और क्लियर होती जाएंगी आपके कॉन्सेप्ट। चलो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर, 5 सेकंड बचे हैं। सही है नारीवादी अनुसंधान।
पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर केंद्रीय अनुसंधान को फेमिनिस्ट रिसर्च कहते हैं। नारीवादी अनुसंधान, नारीवादी ज्ञान मीमांसा शब्द का प्रयोग महिलाओं को जानने के तरीके उनके अनुभव के संदर्भ से लिया गया है। महिला केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करके काउंटर ज्ञान बनाया गया। ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च है, अनुदैर्घ्य, ये क्या चीज होती है? जब किसी चीज का लंबे समय तक अध्ययन किया जाए, जैसे कि ट्रेंड स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडीज और पैनल स्टडीज। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि एक एग्जाम्पल दिया गया और एग्जाम्पल देके पूछा गया बताइए ये कौन सी स्टडी है। ठीक है, अनुदैर्घ्य यानी कि जब कोई आपकी जो स्टडी है काफी लंबे समय तक चले, लंबे समय तक उसका अध्ययन किया जाए, जैसे कि आपकी ट्रेंड स्टडीज हो गई, कोहर्ट, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए सर्कार की आरक्षण नीति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, भारत की आजादी के बाद की असमानताओं को दूर करने के लिए जो है अनुसंधान किया गया, वो कैसा है? अनुदैर्घ्य है, लंबे समय तक चलता है। कार्रवाई पर शोध, यानी आप उसी समय पर, जैसे तत्कालिक जिसको हम कह सकते हैं, जानकारी ले सकते हो, पता लगा सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो। तुलनात्मक समानता और अंतर की पहचान करने के लिए, जैसे कि भारत और मध्य पूर्व के देशों में भोजन की आदतों का तुलनात्मक। ठीक है, फेमिनिस्ट रिसर्च पढ़ लेना। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अ स्टडी टू आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड हाई रेट ऑफ एब्सेंटीज। ठीक है, क्लासरूम में अगर हमें पता करना हो। कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है? जहां तुलना की जाए, कंपैरिजन। अब ये क्या चीज आ गई भाई? अब ये कौन सी चीज आ गई? अभी आपने वो पढ़ा, वो पढ़ा, अभी ध्यान से देखो ये क्या चीज है? स्वरूप सिद्ध, व्याप्त सिद्ध, विरुद्ध, ये क्या होते हैं भाई? किसी ने पढ़े हुए हैं पहले? इन सब का एग्जाम्पल पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्वरूप सिद्ध, एक एग्जाम्पल दिया गया स्वरूप सिद्ध का, क्या है ये? कौन बताएगा इसके बारे में? व्याप्त सिद्ध, विरुद्ध, स्वरूप सिद्ध। विरुद्ध, जहां पे नेचुरल सी बात है, इसको हम कोई चीज अपोजिट पता करने, लॉजिकल रीजनिंग। लीशा, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है। स्वरूप सिद्ध, जब लघु पद असत्य नहीं होता, लेकिन मध्य पद की प्रकृति के कारण मध्य पद लघु पद में उपस्थित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ध्वनि गुणवत्ता पूर्ण है क्योंकि इसे देखा जा सकता है। यहां ध्वनि लघु शब्द है, यह वास्तविक है, लेकिन मध्य पद देखा, मध्य पद कौन सा है? देखा, तो ध्वनि में उपस्थित नहीं है क्योंकि ध्वनि को देखा जा ही नहीं सकता। व्याप्त सिद्धि क्या है? विरुद्ध क्या है? ध्यान से देखो, जिसको भी अभी तक नहीं पता है इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। विरुद्ध, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। प्रमुख पद को सिद्ध करने के लिए कि ध्वनि शाश्वत है, इसको सिद्ध करने के लिए क्योंकि मध्य पद इसके विपरीत सिद्ध होता है। व्याप्त सिद्ध यानी कि कोई चीज किसी चीज में कंटिन्यू व्याप्त है। तो उदाहरण के लिए जब भी आग होती है तो धुआं होता है, यहां व्याप्ति प्रकृति में सशर्त है। व्याप्त सिद्ध, जहां बिना धुएं की आग लगती है, जैसे लाल गर्म धुएं का लोहे का गोला। ये सब चीजें आपकी आती हैं एग्जाम में। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर करो जरा। जिसका भी एग्जाम आ रहा है ये क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है प्रज्ञा? असिद्ध एक भ्रम है जब मध्य पद कैसा होता है? असिद्ध का मतलब मैंने आपसे कहा था, ये जो जितने इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात होती है ये क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। असिद्ध मतलब
जब असिद्ध असिद्ध लिखा है, याद रखो इंडियन लॉजिक की कोई भी चीज होगी, अगर आप उसका संधि विच्छेद कर दोगे, सिद्ध अलग कर दो, आ अलग कर दो, असिद्ध यानी कि अनप्रूव्ड। इंडियन लॉजिक का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यह है कि उन्हीं के जो उनके वर्ड्स होते हैं उसका अगर आपने संधि विच्छेद कर दिया तो आप आराम से आंसर कर लोगे। हेत्वाभास, ये एक मध्य पद है, या किसी कारण से प्रतीत होता है लेकिन ये वैध कारण नहीं होता। हेत्वाभास यानी किसी चीज के होने का आभास होना। हेत्वाभास का कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है इस हेत्वाभास से कि ये हेत्वाभास होता क्या है, तो याद रखो हेत्वा का अगर आप संधि विच्छेद करोगे, हेतु और आभास, हेतु और आभास मतलब किसी चीज के होने का आभास होना कहलाता है हेत्वाभास। हालांकि ये जो चीज है हेत्वाभास, ये जरूरी नहीं है कि वैलिड ही हो, वैलिड ही रीजन हो, इसका जरूरी नहीं है, किसी चीज के होने का आभास होना हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है। कितने प्रकार की भ्रांतियां होती हैं? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, सिद्ध और बदित। सिद्ध, असिद्ध क्या होता है? असिद्ध है ये, ठीक है, सिद्ध नहीं है, असिद्ध है। अप्रमाणित मत है जो अभी तक की सिद्ध ही नहीं हो पाया, जैसे कि सिद्ध ही नहीं हो पाया। सव्यभिचार, इनके एग्जाम्पल आप लोग प्लीज ध्यान से रखना। एक मध्य पद समान रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से प्रमुख पद से संबंधित होता है। सभी बाइपेड कुत्ते हैं, पक्षियों को द्विपादित किया जाता है इसलिए पक्षी कुत्ते हैं, ये अलग ही चीज हो गई। विरुद्ध, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न है, यानी आपके पहले प्रीमाइस को ये सेटिस्फाइड करने के लिए रीजन बताया जाए। सत प्रतिपक्ष, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। अनुमानता विपरीत मध्य है। बदित, आग ठंडी है क्योंकि ये एक पदार्थ है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन लॉजिक के ये क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया तो आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। असद इज अ फैलेसी व्हेन द मिडिल टर्म इज अनप्रूव्ड। ठीक है, आगे देखो, ये सब पढ़ लेना, आंसर करो इसका। हेलो मीनाक्षी, आंसर करो बेटा। नीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल के एग्जाम और परसों के एग्जाम के लिए, हालांकि अगस्त वाले एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। मतलब कहने का है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे आपके। शिवानी, एक बार बैक करके फिर से स्टार्ट करो बेटा। मिस्टर एक्स दरिद्र है इसलिए उन्हें कॉलेज में प्रवेश के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये दरिद्र है इसलिए इन्हें कॉलेज में प्रवेश देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दया करना किसी पे क्या हो जाएगा, मिसरिकॉर्डियम हो जाएगा। किसी को दया के आधार पर जब आपसे कहा जाए संयोगिता, ठीक है, जब हम किसी के ऊपर दया करके कह दें कि एडमिशन ले लो या दया करके कह दें नौकरी ले लो, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा देन आपने फटाफट मिसरिकॉर्डियम पे टिक कर देना है। दया खा के जब कोई बात हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 एज मिसरिकॉर्डियम। ठीक है, दया की अपील कहलाती है मिसरिकॉर्डियम। उसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एड होमिनम। एड होमिनम क्या है, एड होमिनम कौन बताना चाहेगा, पता है किसी को? एड होमिनम, मिसरिकॉर्डियम, एड पॉपुलम।
एड होमिनम का अर्थ है मनुष्य के विरुद्ध, और इस प्रकार की भ्रांति को कभी कभी नेम कॉलिंग या व्यक्तिगत हमले की भ्रांति कहा जाना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई आपसे कोई बात कह रहा है और आप उसको तर्क देकर उसी पर ही उसको ही गलत साबित कर दो, ठीक है, सामने वाले को ही गलत साबित कर दो। एड बैकुलम क्या होता है? वह झूठ जो किसी निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए बल या बल की धमकी देने की अपील करता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एड बैकुलम। होमिनम मतलब अगेंस्ट पर्सन। वेरी गुड। उसके अलावा जब आप किसी को डरा धमका के कहते हो कि हाँ भाई ये चीज करना, तो वो क्या हो जाएगा? बैकुलम हो जाएगा। इग्नोरेटिव एलेंची। इग्नोरेटिव एलेंची क्या होती है? तर्क का अनौपचारिक भ्रम। दरियाई घोड़े इंसानों के लिए खतरनाक नहीं हो सकते क्योंकि वे बहुत शांत होते हैं और प्यारे होते हैं। अप्रासंगिक निष्कर्ष स्थापित करना। अभी भी नहीं दिख रहा है? अगला देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाले एग्जाम के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में कर लेना, पढ़ लेना इसको, क्योंकि कभी कभी वहां पे क्या होता है ना, हिंदी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती, तो मच बेटर है कि आप इंग्लिश भी पढ़ के जाओ। अब इसका आंसर करो। नमस्ते आकाश, आंसर करो। शिवानी रात को होती है 8 बजे। एड होमिनम एन आर्ग्यूमेंट एंड रिएक्शन। वेरी गुड जक्ष। सभी जानने योग्य वस्तु नाम योग्य है। बर्तन एक जानने योग्य वस्तु है, इसलिए बर्तन का नाम है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? केवलान्वयी, केवला अनव्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी या शेषवत। पूर्वज शेषवत से तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, बाकी इनसे भी आ सकता है। ये सब कल के एग्जाम के लिए भी मुश्किल से बेटा आधा घंटा लगेगा, उसको पढ़ लेना है आपने, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं अभी 5 से 10 मिनट में अपलोड कर दूंगी। कल जिसका एग्जाम है, परसों जिसका एग्जाम है, पढ़ के जाना इसमें से। अब देखो बेटा क्या होगा इसका आंसर, सबका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवलान्वयी। ऑप्शन नंबर 1, केवलान्वयी। The pot is knowable object, therefore the pot is nameable. The above is an example of inference. केवलान्वयी। अब केवल व्यतिरेकी क्या चीज होती है? केवल व्यतिरेकी क्या चीज है? केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। अनुमान को 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जहां हेतु का केवल साध्य के साथ सकारात्मक संयोग हो। उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीजें याद रखना, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल व्यतिरेकी, जब मध्य पद और प्रमुख पद के बीच व्याप्ति अकेले अनुपस्थिति में एक समान समझौते से प्राप्त हो तो उसे कहते हैं केवल व्यतिरेकी। केवल साध्य से नकारात्मक रूप से संबंधित है, जो अन्य तत्वों से अलग नहीं है, उसमें कोई गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है, इसलिए पृथ्वी अन्य तत्वों से भिन्न है। जब नकारात्मक रूप में बात हो तो केवल व्यतिरेकी अनुमान होता है। अन्वय व्यतिरेकी, जब अनुमान में मध्य पद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रमुख पद से संबंधित हो तो इसे अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे कि सभी धुएं के रंग की वस्तुएं उग्र होती हैं। पहाड़ी धुएं के रंग का है, इसीलिए पहाड़ी उग्र है। क्या होएगा? अन्वय व्यतिरेकी।
दूसरा, कोई भी गैर ज्वलनशील वस्तु धुएं की रंग की नहीं है, धुएं के रंग का है इसलिए पहाड़ी आग नहीं है क्योंकि पहाड़ी उग रहा है। इस तरीके का ये देखो, पॉजिटिव में जब हो तो पॉजिटिव में जब होएगा तो क्या होगा, व्यतिरेकी, और जब आपका निगेटिव में होएगा तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के तो अन्वय व्यतिरेकी। शेषवत आपको बता ही दिया था, जहां पर कोई चीज हो चुकी है और उसके बाद अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और पूरी डिटेल दे दी है इसमें मैंने। फैलेसी, इनफॉर्मल और फॉर्मल, इनफॉर्मल। एड पॉपुलम, अपील टू पीपल, क्या होता है भाई, एड पॉपुलम, जिसपे ज्यादा लोग, एड पॉपुलम क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोलगेट का आ रहा है एड, कोलगेट का ऐड आ रहा है टूथपेस्ट का, और उसमें आपसे कहा जाए कि भाई देखो ये जो है करीना कपूर है, ये कोलगेट का अगर पेस्ट कर रही हैं तो आपको भी करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने आपसे आकर कह दिया, तो क्या होगा, जहां पर सारे लोग कोई बात कह रहे हैं, अगर आप उसमें सहमत होते हैं, आप भी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसे कि अभी उस दिन भी बताया था भेड़ चाल, तो वहां पे एड पॉपुलम होता है, जो सब कर रहे हैं वही आप करो, तो क्या हो जाएगा, एड पॉपुलम। ये इनके कीवर्ड्स के तरीके याद रखना। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, when one infers that something is true of the whole from the fact that is true of some part of the whole. In simple word, what true of the part must be true of the whole. Fallacy of division, it is fallacy of induction that occurs when someone assumes that what is true of a whole must be true of parts. जरूरी नहीं है कि पूरा ही सही हो, कुछ पार्ट, डिवीजन मतलब कुछ अंश उसका सही होना चाहिए। पेटिशन प्रिंसिपी यानी बेगिंग द क्वेश्चन, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग इज अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। पेटिशन प्रिंसिपी ऑल्सो नोन एज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, बेगिंग द क्वेश्चन। एड पॉपुलम, भ्रामक तर्क, जहां पे बहुत से लोग किसी चीज को मानते हैं और आप भी उस चीज को मानना शुरू कर दो। रचना का भ्रम, जब कोई निष्कर्ष निकालता है कि कुछ तथ्य इससे पूर्ण है, संपूर्ण के किसी भाग में बारे में सही है, जरूरी नहीं है सबके बारे में। वैसे ही विभाजन की भ्रांति हो गया। याचिका सिद्धांत यानी कोई चीज रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना सबके। चलो भाई, यहां तक हो गई अपनी क्लास, यहां तक हो गई क्लास, और मैं क्लास का पीडीएफ एक बारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ पर मिलेगा। तो ये मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ, एक मिनट होल्ड करो जरा। आज की क्लास में आप लोग जरा मुझे बताओ किस किस को कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया लेटेस्ट पैटर्न के बारे में। हाँ, मैं करवाती हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, खत्म हो गया बेटा, क्या मतलब बच्चे की जान लोगे? अभी कल एग्जाम है, जिन बच्चों की अगर उन लोगों ने यही चीज पढ़ी ना तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो। ये रही पीडीएफ की लिंक। वो होता क्या है ना, जब एग्जाम आता है तो सब लोग क्या करते हैं ना कि जल्दी से ये भी पढ़ लूं, जल्दी से वो भी पढ़ लूं, और होता क्या है, उस जल्दबाजी के चक्कर में जो आता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बेटा पूरे पेपर में ही रहेंगे, कितने होंगे ये कंफर्म करना मुश्किल है, क्योंकि रिसर्च भी था इसमें आपका, फैलेसी भी था आपका, इंडियन लॉजिक भी था, बाइनरी टू डेसिमल भी था, लॉजिकल रीजनिंग भी था। मोस्ट वेलकम अनु, ठीक है। तो काफी कुछ था। तो जाने से पहले भाई वीडियो को सब लाइक कर लो, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है सभी को। ये पीडीएफ कल वाले भी पढ़ लो, जल्दी से निकाल लो, डाउनलोड कर लो अभी बस 5 मिनट के अंदर ही। इवन परसों वाले भी, और कल का फिजिकल एजुकेशन का मैंने क्वेश्चन पेपर 2020, 2021 और 2019 का डाला हुआ है साइट से, वो भी निकाल लो। मीनाक्षी, सारी क्लासेस की अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। हाँ संयोगिता, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाओ, क्योंकि इस समय, हाँ नीति बोलो बेटा, ठीक है। तो ये आपका है, और टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, सब लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मिलेंगे कल, और जिनका भी कल एग्जाम है, आप में से है कोई ऐसे जिनका कल एग्जाम है? अच्छा, मैं डाल देती हूँ नीति, अभी डाल देती हूँ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। कल आप में से किसी का एग्जाम है क्या?
ये पीडीएफ की लिंक डाल दी मैंने, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी, डाउनलोड कर लेना। आप में से किसी का हो तो आप लोग आकर बताना जरूर, डाल दिया मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। पॉलिटिकल साइंस अगस्त, चलो ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं, आपको 12 को है सुधीर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, पढ़ लो, ये जितनी भी पीडीएफ है सब डाउनलोड करो और पढ़ो, ठीक है। बंगाली का विश्वनाथ मैं चेक करती हूँ बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तब तक, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, थैंक यू। राज, पंजाबी का अगस्त में, ठीक है। हाँ 6 कैप भी करवाती हूँ कल, कल तो नहीं है ना तुम्हारा एग्जाम, कल करवाती हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।